हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 10 हिंदी है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपका कल 24 मार्च को आप लोगों का हिंदी का पेपर है। तो आज आप लोगों को जितना मैं बताने वाला हूं, आज रात को आप लोग तैयार कर लेना। कल आप लोगों का हिंदी का पेपर है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके कम से कम 20,000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न देखो, यहां पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम में देख सकते हो पेपर में कैसे आता है, यहां का वाला लिखा रहता है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। एक नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, मॉडल पेपर में भी इसी के टाइप से आता है। देखो, निम्नलिखित कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। ठीक है, तो ये मतलब हर साल एक आता है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता देता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग ये वाला याद रखना जो पेपर में है। ठीक है, प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और यहां मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आप लोग देखो, लिखा हुआ है कि ध्रुव स्वामी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। तो ये तो आप लोगों को पता है कि गलत है, ये नहीं है। एंड दूसरा है कि अमृतलाल जो है नागर एक प्रसिद्ध कवि है, नहीं, ये भी गलत है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आप लोगों का जो भी सही है ना, जो सही है उसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख देना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख देना। यहां आप लोग जैसे यहां प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना। और आप लोग यहां का, जैसे हमारा का वाला है तो का लिखकर आपका जो भी ऑप्शन सही है, लाइक यहां कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा, तो यहां आप तीसरा लिख के आप लोग आंसर लिख देना, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ में आ गया। लास्ट वाला ऑप्शन था कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर याद करके जाना। दूसरा क्वेश्चन देखो कि फर्स्ट है, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें भी आप लोगों को एक जो सही है उस पर निशान लगाना है। दूसरा हमारा है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध रचना गोदान है, ये तो गलत है। तीसरा है, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती की उपन्यास है। एंड चौथा है, गुलाब राय प्रसिद्ध कवि है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि जो गुनाहों के देवता है वो आप लोगों का उपन्यासकार है, लेकिन कौन, धर्मवीर भारती जी हैं। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। जितना बता रहा हूँ ये सारा याद कर लेना आज ही रात को, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है हिंदी का। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो सारा आप लोग जरूर याद ही करके जाना बोर्ड एग्जाम में पेपर देने। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहां फिर आपका तीसरा नंबर इसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार है। ठीक है, नाटककार थे। ऑप्शन नंबर सेकंड है, मुंशी प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे पास, जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर फोर है, गुनाहों के देवता जो है उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं। तो यहां आपका कौन सा ऑप्शन सही है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुंशी प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार थे। क्या थे, उपन्यासकार थे। तो मुंशी प्रेमचंद्र एक उपन्यासकार थे, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो ये सारा जितना मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन, ये नोट कर लेना है। इस टाइप का एक नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, रामविलास शर्मा ख्याति प्रख्याति कवि है। दूसरा है, इलाचंद्र शर्मा सफल उपन्यासकार है। तीसरा ऑप्शन है कि मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। चौथा है, सिया राम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि इलाचंद्र जोशी नहीं, इलाचंद्र शर्मा जो हैं सफल उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो ये आप लोग सही मार देना। तो ये चार मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में एक नंबर का आता है। इसे आप लोग याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखोगे। अब हम लोग देखते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझो, जो हमारा 5वां नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा क्या है, लिखा हुआ है, किसी एक एकांकीकार लेखक का नाम लिखिए। जो किसी एक एकांकीकार लेखक, जो एकांकी लिखते हैं ना, एकांकीकार होते हैं जो एकांकी लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ एक एकांकीकार का लेखक का नाम बताओ जल्दी से, फटाक से। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, मैंने कई बार पढ़ाया, 1 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। तो इसका आपका हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी जो है ना, इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी आप लोग समझ लो, वो है दीपदान। क्या है, दीपदान। ठीक है,
तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखो जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एकांकीकार आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकांकीकार लेखक का नाम तो वो आपको पता चल गया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनकी एकांकी है दीपदान। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संस्मरण लेखक का नाम बताइए, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संस्मरण लेखक जैसे आपके हैं, फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपके हैं पदम सिंह शर्मा, ये आपके संस्मरण लेखक हैं पदम सिंह शर्मा, ठीक है। तो ये आपको पहला पता चल गया। ओके, दूसरा आप एक और याद रखना, जैसे आपसे 2 पूछ ले तो 2 नंबर का, 2 नंबर से ऊपर नहीं पूछेगा। बनारसी दास चतुर्वेदी, ये भी आप लोग याद रखना। वैसे बहुत आसान है, इन सबको तो आप लोग चुटकियों में याद कर सकते हो, आज ही याद कर लो अगर ये नहीं याद है तो, ठीक है। तो ये है किसी एक संस्मरण लेखक का नाम, मैंने आपको 2 संस्मरण लेखक का नाम बता दिया है। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। देखो ये कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, आप लोगों को पता होगा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही जो है ना वो आप लोगों का जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। याद रखना, काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता दूं रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आना का ये सारे क्वेश्चंस। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही रात को आप याद कर लेना, ठीक है। आज आप लोग पूरा अच्छे से याद कर लेना, और आप लोग कोशिश करना कि जितना पढ़ सको आज पढ़ लो, क्योंकि भाई अब आपका यही अंतिम दिन है और इसके बाद आपको हिंदी का पेपर देना है, ठीक है। और यहां क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम लिखिए। किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम बताना है। तो किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक कौन है वो आप लोगों को पता होगा, उपन्यास लेखक का नाम बताना है। तो वो है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, तो प्रेमचंद्र आपके प्रसिद्ध उपन्यास लेखक हैं, ठीक है। यहां से आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा है आप लोगों का किसी एक प्रसिद्ध उपन्यास लेखक का नाम। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि 2 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ये अगर आप रीतिकाल, छायावादी युग इन सबको पढ़ लोगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम। जो रीतिकाल है उनकी प्रमुख कवि तथा उनके रचनाओं का नाम बताना है। तो मैं आपको प्रमुख कवि का नाम पहले बता देता हूं। जैसे जो रीतिकाल के पहले आप लोग कवि भूषण याद रखना, दूसरे हैं बिहारी लाल। तो भूषण और बिहारी, अब इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे भूषण जी की रचना है शिवा बामुनी और शिवराज भूषण, ठीक है। शिवराज भूषण और शिवा बामुनी ये इनकी दोनों रचनाएं हैं। एंड आप लोग दूसरा याद रखना बिहारी जी की, बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई। और इसमें एक और है मतीराम, और मतीराम की रचना है मतीराम सतसई, ये भी याद रखना, मतीराम भी इसी शाखा से है, ठीक है। तो ये हमारा है रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम। काफी आसान था लेकिन आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप लोग फोकस करना ध्यान से। लिखा हुआ है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। जो रीतिकाल की जो आप लोगों का प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां दोनों एक ही होती हैं, चाहे आप उन्हें विशेषताओं कहो या फिर उन्हें प्रवृत्तियां कहो, संक्षेप में आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल देना कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या फिर विशेषताएं इस प्रकार से, ब्लैक कलर से आप लोग हेडिंग डाल देना। फिर मैं आपको 2 ही बताऊंगा, 2 से ज्यादा आएगा नहीं, 2 नंबर से ज्यादा इसमें आपका आता नहीं, 1 नंबर 2 नंबर, बस इसी 2 क्वेश्चन आएंगे, चाहे 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है। तो पहला आप लोग याद रखना रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, रीति या फिर आपका लक्षण ग्रंथों की रचना। और दूसरा याद रखना श्रृंगार रस की प्रधानता। क्या याद रखना? श्रृंगार रस की प्रधानता। तो यहां से आपको रीति काल की देखो विशेषताएं बहुत होती हैं, विशेषताएं तो आपके बुक में होगा, आपके गाइड में होगा, आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में होगा, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको मेन 2 बताऊंगा। ये आप एक एक लिख देना, एक एक नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का आपका ये 2 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहां से आपको रीतिकाल के प्रमुख विशेषताएं और रीतिकाल के कवि दोनों आपको पता चल गए। आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको आप तुरंत याद कर लोगे ना। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखो। जो छायावादी युग है, जैसे अभी मैंने आपको रीतिकाल पढ़ाया, अब छायावादी युग पढ़ना है। छायावाद युग में आप लोगों का जैसे छायावाद युग काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। पहली विशेषता आप लोग समझो, पहला विशेषता पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। क्या है? प्रेम सौंदर्य का चित्रण। और दूसरा है प्राकृत का मानवीयकरण। क्या है? प्राकृत का मानवीयकरण। तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल समझ में आ गया होगा 100%, मतलब जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा 100%, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मैं आपको पूरा स्पष्ट लिख दिया हूं,
देखो मैंने पूरा स्पष्ट लिख दिया है कि ये मतलब दोनों कवि हैं आपके छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, और इनकी रचनाएं भी मैंने आपको बता दिया यहाँ से। छायावाद युग की जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है, वो है आपके जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, और इनकी जो रचना है वो कामायनी और आंसू है, किसका, जयशंकर प्रसाद जी का, और यहाँ यामा और दीपशिखा है, किसका है, महादेवी वर्मा का। तो छायावाद युग की यहाँ विशेषता समझ में आ गई या प्रवृत्तियां समझ में आ गई, और यहाँ से आपको छायावाद युग की क्या समझ में आई, कवि। तो छायावाद युग के दो कवि कौन है, एक है जयशंकर प्रसाद जी, एक है महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद जी का जो है कामायनी और आंसू है रचना, और महादेवी वर्मा जी का यामा और दीपशिखा है। क्या दिक्कत है, कोई कुछ नहीं होगा ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषता का उल्लेख कीजिए। जो प्रयोगवादी कविता है उनकी किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करो। तो प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं जो हैं इस प्रकार से हैं, जैसे पहला आप लोग याद रखना, नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह, और दूसरा है कुंठा एवं निराशा का स्वर, कुंठा एवं निराशा का स्वर। तो यहाँ से आपको प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं समझ में आ गई। अब आपको प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं समझना। देखो टाइम नहीं है, समय नहीं है, अब आपको जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो याद कर लो। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बता देता हूँ जो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जीवन परिचय, जीवन परिचय में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। जीवन परिचय में मैंने आप लोगों को सारी चीजें पढ़ाई है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा जीवन परिचय बताता हूं कि आप लोग याद कर लेना। जैसे पहला मैंने बताया तो बहुत है, तो यहाँ आप लोग पहला याद कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, मतलब बता दे रहा हूं, आज लास्ट दिन है ये आप लोग। लेखक में दूसरा जयशंकर प्रसाद, मैं आपको ज्यादा नहीं बहुत कम ही बताऊंगा, अगर उतना याद कर लोगे 2-3 घंटे में पूरा याद हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। और आप लोग कवि में याद कर लेना, पहला आप लोग सूरदास जी का, दूसरा आप लोग तुलसीदास जी का, मैंने बताया है, लेकिन अगर आप उतना फोकस नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आप लोग याद कर लेना महादेवी वर्मा का। तो यहाँ से जीवन परिचय का आपका 6 नंबर फिक्स हो गया। मैंने कई बार बताया है, जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ कि ये 5 जीवन परिचय याद कर लेना, यहाँ से बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन देखो कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं लिखिए। अब आप लोगों का पहला है साम्यवादी विचारधारा, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स से प्रभावित। दूसरा है मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। अब मैंने आपको ये भी बताया है कौन कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों का प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। देश प्रेम या फिर स्वदेश प्रेम ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का कोरोना वायरस पर निबंध, जो कोरोना वायरस मतलब वायरस पर निबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोबाइल, जो आप लोगों का मोबाइल से उपयोग और उससे दुरुपयोग, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जो जो चीजें मैंने आपको 5 निबंध बताए थे बोर्ड एग्जाम में, याद करके जाना। आई होप कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखना है, आज मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है पेपर देने, क्योंकि आपका 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 ही नंबर का पद्यांश आता है। तो यहां से आपका 12 मार्क बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यानी कि आज ही आप कर लो 12 नंबर पक्का, यानी कि 12 नंबर आज ही पक्का कर लो। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और जो मैं आपको गद्यांश और पद्यांश बताने वाला हूं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे गद्यांश पद्यांश पढ़ाए हैं, और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश और पद्यांश है, तो आप लोग ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है, और रेखांकित अंश की जो व्याख्या है थोड़ा आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो यहां देखो लिखा हुआ है, आज विज्ञान जो है मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% जो 24 मार्च को हिंदी का पेपर आने वाला है उसमें आ सकता है। तो आज विज्ञान जो है मनुष्य को हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। मतलब एक व्यक्ति या समूह के उत्कर्ष मतलब उसकी उन्नति में, और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में लगा रहता है, ठीक है। और फिर क्या है, इसलिए हमें, ठीक है, अब यहां इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे, ठीक है। यहां तक आपका रेखांकित अंश है। और भोग भावना को दबाए रखें, नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, और नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना दे सकती है। अब आप लोग ये जो आप लोगों का आपका गद्यांश है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसके आपके लेखक कौन है, अगर ये पता होगा तो आपका 2 नंबर यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब यहां से 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। अगर आप इसका संदर्भ अच्छे से लिख दोगे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा।
और रेखांकित अंश की व्याख्या का आपको 2 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, उस पर 2 नंबर मिलेगा। तो रेखांकित अंश को आपको ध्यान से सबसे पहले पढ़ लेना है। जैसे यहां जब आप इसे पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा, इसकी व्याख्या आपके अंदर जरूर आएगा। लिखा हुआ है, आज विज्ञान जो है मनुष्यों के हाथों में अद्भुत शक्ति यानी कि अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में ही होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधन को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। ये आपका रेखांकित अंश है, मतलब इसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां जो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका गद्यांश है। ठीक है, मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप का गद्यांश बता रहा हूं। ठीक है, जैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैंने आपको 2-3 और बताया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा लगातार वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहां आप लोग देखो, सबसे पहले आप लोगों को संदर्भ हेडिंग डाल देना है। यहां अच्छे से संदर्भ आप लोग हेडिंग डाल देना। फिर संदर्भ कैसे लिखना है ये आप लोग समझो। ये जो आप लोगों का है भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संस्कृति, और जिसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, या फिर यहां आप लोग समझ लो। ठीक है, यहां आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। जो आप लोगों का प्रस्तुत गद्यांश है, जो आपका ये गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी, देखो आपको ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन से लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपका ब्लू है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आप लोगों को ब्लैक पेन लेना है। ठीक है, जहां मैं आपको ब्लैक बता रहा हूं वहां ब्लैक पेन का यूज करना। यहां आप लोग हिंदी लगाना, लेकिन हिंदी लिखना लेकिन कॉमा लगाकर, जैसा मैंने लिखा है ऊपर आप लोग कॉमा लगा देना। ठीक है, हिंदी। ठीक है, ऐसा लिखना जैसा मैं आपको बता रहा हूं हिंदी के। अब आप लोगों को यहां देखो गद्य खंड, गद्य यहां मैंने लिख दिया, खंड यहां लिख देता हूं, गद्य खंड। ठीक है, अब गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में, गद्य खंड में संकलित। अब इस चैप्टर, इसके लेखक कौन है सबसे पहले बताऊं, संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित अब इस चैप्टर का नाम क्या है आपको पता होगा ना, फिर यहां आप लोग कॉमा लगा देना, भारतीय संस्कृति। सभी को पता है ये चैप्टर का नाम, और ये चैप्टर मैंने बताया है इंपॉर्टेंट भी है। मैंने आप लोगों को बताया जो पहला चैप्टर है और ये जो आपका चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है, या फिर लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो, उद्धृत है। ठीक है, बस ये आपको हो गया संदर्भ। अब मेन चीज इसमें क्या समझना है कि मैंने यहां हिंदी ब्लैक से लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसके लेखक है उसको ब्लैक से लिखा है, जो चैप्टर का नाम है उसको ब्लैक से लिखा है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसको आपको ब्लैक से जब लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ बच्चे ने मेहनत किया है और काफी अच्छे से लिखा है। यहाँ ये इस पर नजर आएगा, और इसका अगर आपका चैप्टर का नाम और लेखक का नाम बिल्कुल सही रहेगा तो आपको यहाँ तुरंत 2 नंबर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा संदर्भ। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो रेखांकित अंश को आपको ध्यान से पढ़ना होगा एक बार, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, यहां से लेकर आज विज्ञान से लेकर यहां प्रोत्साहित करें, यहां तक आप ध्यान से पढ़ लेना। जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको इसके बारे में जानकारी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि बुक को आप लोग लगातार पढ़ते रहा करो, उस कहानी को लगातार पढ़ते रहा करो, तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता रहेगा। तो ये हमारा है रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग हेडिंग डाल देना। अब जितना रेखांकित अंश है उसका आप लोगों को व्याख्या करना है। लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्य खंड या फिर गद्य अंश में लेखक कह रहा है, जो ये आप लोगों का गद्यांश है, जो आप लोगों का यहां से रेखांकित अंश है ना, यहां से यहां तक, इसमें क्या कह रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं कि गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग जो है विज्ञान की उन्नति का युग है। जो इस समय का युग है, जो इस समय का समय है या फिर टाइम है, ये क्या है, विज्ञान की उन्नति का युग है।
ठीक है, इसमें विज्ञान उन्नति कर रहा है और विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। मतलब जब विज्ञान की उन्नति हो रही है तो इससे जो मनुष्य को अत्यधिक शक्ति प्रदान हो रही है, असीमित शक्ति प्रदान हो गई है। ठीक है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। किंतु जो हमें विज्ञान से प्राप्त शक्ति, जो हमें विज्ञान से शक्ति मिली है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के उत्थान के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में हो रहा है। मतलब किसी को उठाने में, मतलब किसी को उन्नति करने में और किसी को गिराने में, किसी व्यक्ति या समूह को गिराने में इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ठीक है, गिराने में हो रहे हैं। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना होनी चाहिए, चाहे आपका समाज हो या फिर पूरा राष्ट्र हो, उसमें ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग भावना को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब जो विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाए। ठीक है, उसको जब रोकोगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जिससे विज्ञान की शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, ये आपका पूरा व्याख्या है बच्चा पार्टी। पूरा आप लोग देख सकते हो कैसे मैंने इसी चीज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया। देखो, व्याख्या याद नहीं किया जाता। अगर आप सोचो कि मैं पूरा व्याख्या याद कर लूं तो व्याख्या नहीं याद होगा। ठीक है, आप लोगों को इसी चीज को, जो आप लोग अंडरलाइन वाला जो आपका रेखांकित अंश है, उसको पढ़ो ध्यान से और आप लोग खुद से व्याख्या करो, खुद से बनाकर व्याख्या करो। ठीक है, बस आपका व्याख्या बिल्कुल सही हो जाएगा, उसका नंबर नहीं घटेगा। ओके, तो ये हमारा है आपका, सबसे पहले मैंने आपको संदर्भ बता दिया, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करा दिया। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश में ढूंढना है कि विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है, स्पष्ट कीजिए। अब विज्ञान के संबंध में लेखक का क्या विचार है उसको स्पष्ट करना है। अब देखो, आज जो है विज्ञान मनुष्य के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, यही सब तो लेखक का विचार है। तो लेखक का क्या विचार है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहां आप लोग समझो लेखक का जो विचार है, यहां मैंने लिखा है आंसर सीधा कि विज्ञान के संबंध में लेखक का विचार है कि उसने मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दी है। मतलब जो मनुष्य के हाथों में जो विज्ञान है वो अद्भुत एवं अतुल शक्ति दी है और इस शक्ति का उपयोग व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष के लिए किया जाना चाहिए। और इस शक्ति का उपयोग किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के उत्कर्ष मतलब उन्नति में किया जाना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहना चाहता है। और इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर अहिंसा त्याग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये आपका पूरा गद्यांश है। देखो, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आपका गद्यांश ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, गद्यांश ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अंडरलाइन नीचे रहेगा और आप लोगों को सबसे पहले कहेगा कि संदर्भ लिखो। अब आप लोग अगर पाठ का नाम, लेखक का नाम जानते हो तो आप लोग संदर्भ चुटकियों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर आपसे कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा, जो रेखांकित अंश में जितनी भी वर्ड्स हैं उसको ध्यान से पढ़ो, फिर आप उसका व्याख्या आसानी से कर सकते हो खुद से समझ कर। ठीक है, और फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग एक क्वेश्चन इसको देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है। तो ये हमारा गद्यांश है, अगर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे, ऐसे आप व्याख्या लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर हम पद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करें ताकि आपको फुल मार्क मिले। मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश लिया है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करके जाना। और मैंने वैसे भी बहुत सारे पद्यांश सॉल्व करा दिए हैं, अगर आप वीडियोस देखते हो हमारे तो आप लोगों को बहुत सारे पद्यांश याद होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आज तैयार कर लो। ठीक है, जब आपका ये भी तैयार हो जाएगा, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना, आपको फुल मार्क जरूर मिलेगा। सबसे पहले आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ो, आखिर पद्यांश में क्या रहा है। लिखा हुआ है, दुस्सह दुराज पर जानुकाओ, क्यों ना बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मामस रविचंदु। अब इसका व्याख्या आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो, व्याख्या तो याद ही करना पड़ेगा, बुक से आप पढ़ लो या फिर गाइड से पढ़ लो, विद्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो, क्योंकि आपको व्याख्या याद करना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा तो आपको व्याख्या पता चलेगा कि आखिर इसका व्याख्या ऐसे थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, लेकिन पूरा नहीं पता चलेगा। लिखा हुआ है, दुस्सह दुराज पर जानुको, क्यों ना बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मामस रविचंदु। अगर आप एक बार, यार मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा। देखो, बहुत आसान होता है, केवल आप लोग पढ़ते नहीं हो, किताब खोलते नहीं हो, तो फिर आपको कैसे याद होगा भाई। थोड़ी देर अगर आप आधा घंटा किताब खोलकर पढ़ो तो फिर आपको याद हो। ठीक है, तो अब आप लोग इसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। ठीक है,
तो अब आप लोग यहाँ, और आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो यहाँ संदर्भ। अब आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से लिया गया है, उसके कवि कौन है, इतना तो सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ आप लोग अंडरलाइन ब्लैक से कर लेना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ आप लोग अंडरलाइन जरूर कर लेना। अब आप लोग देखो, यहाँ मैं कर देता हूँ रेड से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आप लोग संदर्भ कैसे लिखोगे, संदर्भ आप लोग ध्यान से देखना। अब आप लोगों का ये क्या है, ये आपका पद्यांश का संदर्भ है। ठीक है, तो पद्यांश में कोई दिक्कत नहीं, गद्यांश पद्यांश का एक ही जैसा होता है, केवल थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसमें आपको लिखना है, ये आपका क्या है, दोहा है, तो आपको लिखना है प्रस्तुत दोहा। प्रस्तुत दोहा जो है ना, प्रस्तुत दोहा कविवर विहारी, देखो ये कवि हैं जो कि आपको बताया गया है कविवर। अब ये इस चैप्टर के मतलब कवि हैं विहारी। ठीक है, तो लिख देना कविवर विहारी द्वारा, कविवर विहारी द्वारा रचित। ठीक है, कविवर विहारी द्वारा रचित। अब एक इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, यहां मैं लिख देता हूं विहारी सतसई। क्या है, विहारी सतसई, याद रखना। ठीक है, विहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान से समझना यार, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा। देखो मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं यार, आप लोगों के लिए दिन रात एक कर रहा हूं कि आप लोगों का नंबर अच्छा है, क्योंकि हम आपकी जिम्मेदारी पूरा ले रहे हैं। देखो बहुत अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, और देखो ये आप लोगों का हिंदी लिख देना, जैसा मैं आपको बताऊं। देखो मैं आपको पूरा एक जैसा, जैसे मैंने आपको बताया गद्यांश का संदर्भ, पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखना है, तो दोनों को अगर आप समझ जाओगे तो हम बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे ना, तो फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई भी करता हूं, पढ़ता भी हूं। ठीक है, तो यहाँ आपका काव्य खंड लिख देना, जैसे ये आपका पद्य खंड या फिर काव्य खंड लिख सकते हो, वो आपका गद्य खंड था, ये आप लोग पद्य खंड या फिर काव्य खंड में संकलित। और इस चैप्टर का नाम क्या है, देखो ये जो बिहारी लाल जी हैं वो भक्ति नीति लिखा था, लेकिन ये जो है नीति है, एक अलग सा शीर्षक है। ठीक है, नीति शीर्षक से वही लिख दो, उद्गृत है या फिर लिया गया है, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग संदर्भ अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखो, अपने मन से भी लिख सकते हो। थोड़ा ये ध्यान रखना कि कवि या फिर लेखक है तो उसको ब्लैक से लिखना, पाठ का नाम ब्लैक से लिखना। कोई इंपॉर्टेंट लाइन जैसे बिहारी सतसई इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है, तो इसको मैंने ब्लैक से लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, संदर्भ। संदर्भ आप लोगों को पता चल गया। अब आप लोग हेडिंग डालो प्रसंग। क्या डालोगे, प्रसंग। प्रसंग में कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है इसमें, मतलब कवि कहना क्या चाहता है कि जो प्रस्तुत आप लोगों का प्रस्तुत दोहे में, जो आप लोगों का दोहा है, दोहे में दो राजाओं, ठीक है, दो राजाओं के शासन, जो दो राजाओं का अगर शासन हो जाए ना, उसके बारे में बता रहे हैं। दो राजाओं के शासन से उत्पन्न कष्टों का वर्णन किया गया है। मतलब अगर एक ही मतलब राज्य में दो राजा का शासन हो तो क्या कष्ट होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भैया प्रसंग। अब व्याख्या समझ लो, व्याख्या मैं आपको बता देता हूं, आपको हमेशा याद रहेगा। लिखना है व्याख्या, हेडिंग डाल देना। लिखा है कवि का कथन है, कवि का कहना है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि एक राजा मतलब अगर किसी चीज का चाह है तो दूसरे राजा को भी होगा, तो मतलब दो चीजों का घाटा होगा। मतलब अगर एक राजा दुष्ट होगा तो दूसरा राजा भी अगर दुष्ट हो तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एक ही देश में दो राजाओं के शासन से प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं। दूहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं।
कभी कभी आदमी सोचते हैं, व्यक्ति सोचते हैं अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ निकल आए तो बहुत तगड़ा अंजोर हो, मतलब बहुत घाम हो जाए, मतलब पूरा धूप हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक साथ निकलेंगे तो दोनों लोगों का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आएगा। लेकिन नहीं, ये दोनों जब साथ में निकलते हैं तो सबसे ज्यादा अंधकार होता है, सबसे ज्यादा अंधकार। और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कवि का कथन है कि एक ही देश में दो राजाओं का शासन, प्रजा के दुख और संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाते हैं अगर एक देश में दो राजाओं का शासन होगा। और दोहरे शासन में प्रजा उसी प्रकार दुखी हो जाती है जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को गहन अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। तो ये आज मैंने आपको बता दिया कि गद्यांश और पद्यांश आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है। लोग यहाँ देखो, सबसे पहले ये मैं आप लोगों को संस्कृत का एक गद्यांश बताने वाला हूं। आपका संस्कृत में जो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाता है संस्कृत। तो अब मैं आप लोगों को जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है, ठीक है, मतलब इस टाइप से 2 लाइन का, वो सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। लिखा हुआ है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एयं विमल सलिल तराज्ञ कूले स्थितः अस्या घटना नाम वलयः कीर्ति पंक्ति धावलयम, ठीक है, चंद्रिकाम बहुराजते अग्रतः प्रयातिकः सु दुर्भ्याम एंड देशभ्यः नित्यः अत्र आयन्ति अस्या घटना नाम च शोभाम ब्लोके एंड इयं बहु प्रसन्नतः। तो ये आप लोग सबसे पहले, ये संस्कृत है और इसको आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आपको निम्नलिखित का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए, हिंदी में अनुवाद लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ मतलब इस चैप्टर का नाम, ठीक है, चैप्टर का नाम। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ये आप लोगों का भारतीय संस्कृति से है, तो मैंने बताया था कि भारतीय संस्कृति भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है जब मैं आप लोगों को बता रहा था, और ये आप लोगों को अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को 24 मार्च को जो आप लोगों का पेपर है ना, उसमें देखने को मिल सकता है, वाराणसी चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश जो आप लोगों का है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। अब यहां आप लोगों का हिंदी है तो इसको आप लोग ब्लैक से लिखना, हिंदी, ठीक है। हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के, ध्यान से समझना, आप लोगों को यार फुल में फुल मार्क लाना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और आप लोग ऐसे ही मेहनत करके पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आप लोगों के लिए 1-1 घंटे की वीडियो मैं दे रहा हूं कि आप लोग यार टॉपर बनो, क्योंकि आप लोग मेहनत करोगे तो मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। संस्कृत खंड के, अब आप लोगों को इस चैप्टर का नाम है वाराणसी, ठीक है। मैं एक एक करके बहुत सारे गद्यांश पद्यांश पढ़ा चुका हूं ताकि आप लोगों का सारा कंप्लीट रहे। वाराणसी पाठ से लिया गया है या फिर उद्गृत है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उद्गृत है। तो यह आपका हो गया संदर्भ, बस इतना संदर्भ लिख देना है, आपका पूरा संदर्भ हो चुका है। अब आप लोगों को छोटा सा प्रसंग लिख देना है, जो कि मैं आप लोगों को अपने टाइप से बता देता हूं, ठीक है। जैसे लिख देना, इस गद्यांश में क्या किया गया है, वाराणसी है ना, तो यहां आप लोग लिख देना वाराणसी। इसको आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वाराणसी की जो ऐतिहासिकता, ठीक है, ऐतिहासिकता, जैसे जो वाराणसी की ऐतिहासिकता है ना, तथा जो अवस्थिति है, मतलब जो स्थिति थी उसका बारे में बताया गया ना इस गद्यांश में। तो अवस्थिति के विषय में बताया गया है, ठीक है, बताया गया है। बस ये आपका हो गया छोटा सा। अब आप लोग इसकी व्याख्या समझो। व्याख्या समझने से पहले आपको इसको पहले ध्यान से पढ़ लेना है। एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको व्याख्या कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग यहां से व्याख्या समझो। यहां देखो, वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध नगरी है, यहां यही कहा गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, एंड प्राचीना मतलब प्राचीन नगरी, मतलब नगरी है। तो वाराणसी बहुत प्राचीन नगरी है, प्रसिद्ध नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। तो एवं मतलब यह विमल मतलब स्वच्छ, सलिल गंगा कूले स्थित, मतलब कूले मतलब उसके तट पर, ठीक है, उसके किनारे स्थित है।
तो यहां आप लोग इसके घाटों की जो घुमावदार आकृति है, इसके जो घाटों की घुमावदार आकृति या फिर पंक्ति है, घुमावदार पंक्ति है, श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, चांदनी का प्रकाश पड़ता है चांद का, तो ये बहुत सुंदर लगती हैं। वही तो यहाँ कहा गया है, अस्या घटनानम वलयः कीर्ति पंक्ति धावलयम चंद्रकाय बहुराजते। जब चंद्र की प्रकाश इस पर पड़ती हैं तो ये बहुत सुशोभित होती हैं। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें बताया गया है। और यहां फिर क्या कहा गया है, ये देखो, बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य, असंख्य मतलब बहुत सारे लोग, असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। तो यहाँ कहा गया अगरता मतलब असंख्य पर्यटक मतलब जो यात्री होते हैं, सुदैव मतलब बहुत दूर से, देशा मतलब देश से, नित्यम मतलब यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, आयंत मतलब आते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यार हिंदी अनुवाद घर पर ही बैठकर 1-2 घंटे में बहुत सारे का निकाल सकते हो। और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं क्योंकि इतना सुंदर वो लगता है। तो ये गद्यांश आप लोगों को संस्कृत का जरूर तैयार करके जाना है। यहां से आप लोगों का जो 4 नंबर का गद्यांश आता है, 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और मैंने जो आप लोगों को पेपर में आया है इसको भी कहा है तैयार कर लो भाई। ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम लगेंगे, आधा घंटा लगेंगे, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है यार, आप लोग तैयार कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। ये आप लोग नोट कर लो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये यहां से आप लोगों का पूरा गद्यांश है। ठीक है, तो अब हम आपको और दिखाते हैं जो हमारा पद्यांश है संस्कृत। तो ये पद्यांश ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ठीक है, तो ये पद्यांश आप लोग तैयार कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। लिखा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। तो इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और इसका अनुवाद यानी कि व्याख्या लिखना है। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखो ये बहुत आसान है। देखो सर्वे मतलब होता है सब। ठीक है, भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हूं, सर्वे सन्तु निरामयः यानी कि सब रोग रहित हूं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी कि यहां कहने का मतलब है सबका कल्याण हो, मतलब सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो। और फिर यहां मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्, और कोई भी दुख का भागी ना हो अर्थात कोई भी दुखी ना हो। बस यही आपका व्याख्या अनुवाद है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ बताना है, तो संदर्भ में एक छोटा सा लिख देता हूं। लिखना है जो प्रस्तुत श्लोक जो है, ये जो आप लोगों का प्रस्तुत श्लोक है हमारी पाठ्य पुस्तक, और ये आप लोगों का हिंदी है ना, मतलब हिंदी के संस्कृत देखो सेम है, जैसा मैंने उसमें बताया था वैसे ही यहां भी है। ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, संस्कृत खंड के, अब इस चैप्टर का नाम लिखना है, ब्लैक से लिखना बोर्ड एग्जाम में, भारतीय संस्कृति। क्या नाम है? भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। बस ये आपका हो गया स्टूडेंट आपका संदर्भ। ऐसे लिख देना। प्रसंग में खुद से बनाकर लिख सकते हो, अगर इसका आपको व्याख्या आता है तो प्रसंग एक छोटा सा उसका भाग लिख दो। जैसे जो प्रस्तुत श्लोक है, प्रस्तुत श्लोक में जो भारतीय हैं, भारतीयों की मूल भावना, भारतीयों की जो मूल भावना है, मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है, या फिर उस पर प्रकाश किया गया है, उसको बताया गया है। ठीक है, अब आप लोग यहां अनुवाद देख लो। एक छोटा सा अनुवाद है जो कि 2-3 लाइन का। देखो ये आपको 4 नंबर देखा जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है भाई, तो याद रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सब सुखी हूं, इसका अनुवाद है सब सुखी हूं, सब रोग रहित हूं। ठीक है, और सब कल्याण को देखें। सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना। यहां लिखना है सर्वे मतलब सभी, भवंत मतलब हूं, और सुखिना मतलब सुखी, सभी सुखी हूं, सर्वे सन्तु निरामयः सभी मतलब रोग रहित हूं, किसी को रोग ना हो। ठीक है,
एंड सर्वे भद्रान पश्यन्तु माँ कसीजत दुर्भावः भवेति। यहाँ कहने का मतलब है अर्थात यहाँ देखो सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो और कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आप लोग इसको बिल्कुल रट लो, याद कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स कर लो कि ये आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, अब आप लोग भी मेहनत कर लेना। ठीक है, ये जो आप लोगों का अगर ये दोनों तैयार कर लेते हो ना तो समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा नंबर। मतलब इसका देखो, ये मैं आपको इसका थोड़ा सा अनुवाद बता देता हूं। यहां बंधनम मरणम वपि जयो वपि पराजयः और उभयत्र समो वीरः वीर भावे ही वीरता। अब देखो इसका आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, खुद से हल करना है भाई, 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका व्याख्या बता देता हूं। आपको व्याख्या समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा। पाठ का नाम है वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है, पाठ का नाम पता चल गया तो आपका संदर्भ पता चल गया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा व्याख्या समझाता हूं। बंधनम मरणम वपि जयो यपि पराजयः, मतलब कहने का मतलब है इसका कि बंधन हो अथवा मरण हो। यहां कहने का मतलब समझो, बंधनम मतलब बंधन हो या फिर अथवा मरण हो। बंधनम अथवा मरणम यानी कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो। देखो जयो मतलब जीत हो, वपि मतलब या फिर अथवा पराजय मतलब हार हो। यहां कहने का मतलब बंधनम मतलब बंधनम मतलब आपको क्या कहना है, बंधन हो अथवा मरणम मतलब मरण हो। जयो मतलब जीत हो और पराजय मतलब अथवा हार हो। ठीक है, ध्यान से समझना, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है। उभयत्र समूह वीरः मतलब दोनों ही अवस्थाओं में कौन जो वीर होता है वो समान होता है, चाहे वो बंधन में हो या मरण में हो और चाहे उसका पराजय हो या फिर हार हो, लेकिन वो दोनों ही स्थिति में कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, और आपको फिर क्या कहना है कि जो वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, समान रहता है, और वीरा भावो ही वीरता, और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, जिसके अंदर वीर का भाव है उसे ही तो हम वीरता कहते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई व्याख्या। अब आपको बताओ क्या नहीं समझ में आया। व्याख्या भी समझ में आ गया, वीरा वीरण पूज्यते चैप्टर से लिया गया है तो संदर्भ भी समझ में आ गया। तो यहां से आपका ये भी क्लियर हो गया ना। तो ये दोनों आपका क्लियर कर लोगे तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर फिक्स कर लोगे। ठीक है, एकदम फिक्स है संस्कृत का। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया। अब देखो श्लोक की बात है, तो श्लोक देखो ये दोनों श्लोक ही है। श्लोक का 3 नंबर फिक्स कर लो, ये भी श्लोक है और ये भी श्लोक ही है, तो दोनों याद कर लो। बंधनम मरणम वपि जयो वपि पराजयः उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, इसको तैयार कर लो और इसको तैयार कर लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावः भवेति। तो इसको भी तैयार कर लेना। मतलब अगर आप ये दोनों तैयार कर लोगे तो इसमें से कोई एक अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप दूसरे को श्लोक लिख देना, यहां से आपका श्लोक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को और थोड़ा सा कल आप लोगों को वीडियो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग पेपर देने तो आप लोग जाओगे, लेकिन आप लोगों को सुबह वीडियो मिलेगा, वो आप लोग ध्यान रखना, उसको जरूर देखना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को यार लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग अच्छे से पेपर देने जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ अगर आप नहीं जानते हो, कुछ चीजें भरना नहीं जानते हो तो वहां से जो लोग वहां रहते हैं ना रूम में, उनसे आप पूछ सकते हो, कोई डर नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।